अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम जमात हफ्तुम का मज़मून तारीख़ सबक नंबर 2 शिवाजी महाराज से कब्ल का भारत, इस सबक से मुताल्लिक मालूमात हासिल करने जा रहे हैं। आइए हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, इस सबक में हम शिवाजी महाराज से पहले का जो भारत था वो कैसा था, यहाँ पर किन लोगों की हुकूमतें थी, कौन कौन से राजा महाराजा थे, कौन से ख़ानदानों ने यहाँ पर भारत पर हुकूमत की, वो तमाम बातें हम इस सबक में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 8वीं सदी ईस्वी की बात कि 8वीं सदी ईस्वी में पाल एक नाम था, पाल। ये जैसा कि आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं, ये लाल कलर की जो तस्वीर आप लोगों को राइट साइड पर नज़र आ रही है, ये पाल राजा की तस्वीर थी। तो पाल राजा ने बंगाल में, है ना, ये बंगाल का मशहूर हुक्मरान था और वस्ती हिंद के अंदर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो हुकूमत यहाँ पर दिख रही है ये पाल हुकूमत है। तो पाल राजा जो है तो बड़ा मशहूर था और वस्ती हिंद में गर्जर हुकूमत थी। परतहार हुकूमत ने आंध्रा, कलिंग, विदर्भ, मगरबी काठेवाड़, कन्नौज, गुजरात तक वसअत हासिल कर ली थी। यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ इस तरफ नक्शे में देखेंगे तो बहुत सारे भारत के इलाके हैं। गुजरात है, आंध्रा है, आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर गुजरात है, इस तरफ महाराष्ट्र के। तो यहाँ पर इन इलाकों में गर्जर परतहार हुकूमत, है ना, इन्होंने जो है तो आंध्रा, कलिंग वगैरह में हुकूमतें कायम की थी, ये आप लोगों को याद रखना है। इसी तरह शुमाली हिंद में, शुमाली हिंद यानी भारत का ऊपर का हिस्सा और नीचे के हिस्से को जुनूबी हिस्सा कहते हैं। शुमाली हिंद यानी कि ऊपर का हिस्सा, यहाँ पर गढ़वाल और परमार अहम हुक्मरान थे। इसी के साथ साथ पृथ्वीराज चौहान नहायत बहादुर राजा हो गुजरे हैं। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की आप लोगों को तस्वीर नज़र आ रही है, ये पृथ्वीराज चौहान की तस्वीर है। तो ये बहुत ही मशहूर राजा हो गुजरे हैं। तराई की पहली लड़ाई में, तराई एक मुकाम का नाम है, वहाँ पर पहली लड़ाई हुई थी और ये लड़ाई हुई थी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के दरमियान। मोहम्मद गौरी की आप लोग तस्वीर देख सकते हैं। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के दरमियान ये लड़ाई हुई। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त दे दी। ये आप लोगों को याद रखना है कि इस लड़ाई में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को जो है तो शिकस्त दे दी। तो ये जो भी हालात है, जैसे पृथ्वीराज चौहान है, मोहम्मद गौरी है, पाल हुकूमत है, ये तमाम बातें जो है तो शिवाजी महाराज की हुकूमत से पहले की ये सब अहद की बातें चल रही है यहाँ पर, ये आप लोगों को याद रखना है। अब हम देखेंगे यहाँ पर तमिलनाडु का चोल खानदान। जैसे राजपूत खानदान था उसी तरह से जो है तो चोल खानदान था। ये चोल खानदान तमिलनाडु में था। तमिलनाडु यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, भारत का जो नीचे का हिस्सा है ये तमिलनाडु का हिस्सा है। तो यहाँ पर चोल राजाओं की हुकूमत थी और चोल राजाओं में राजराज अव्वल, जैसे कि आप लोग तस्वीर देख सकते हैं यहाँ पर राजराज अव्वल की। तो राजराज अव्वल जो है वो एक बड़ा मशहूर राजा था। इसी तरह राजेंद्र अव्वल की भी तस्वीर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। राजेंद्र अव्वल भी जो है तो अहम था। ये दोनों राजा बहुत अहम थे चोल खानदान के। चोल राजाओं ने बहरी बेड़े के बलबूते पर जजायर, मालदीव और श्रीलंका पर फतेह हासिल की। श्रीलंका की तस्वीर भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। और इसी तरफ जो है तो जजायर, मालदीव भी है, जजीरे हैं जिसके चारों तरफ पानी है। तो इन जजीरों पर और श्रीलंका के ऊपर इन्होंने जो है तो हुकूमत अपनी कायम कर ली थी। इन लोगों ने, चोल राजाओं ने, जो चोल खानदान के राजा महाराजा थे, उन लोगों ने वहाँ पर हुकूमत की थी। ये बातें आप लोगों को याद रखना है। अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र का राष्ट्रकूट खानदान। महाराष्ट्र आप लोगों को यहाँ पर रियासत नज़र आ रही है, ये हमारी रियासत है महाराष्ट्र। तो उस वक्त जो है राष्ट्रकूटा एम्पायर दिए यहाँ पर, यानी वही मतलब हुआ राष्ट्रकूट हुकूमत। तो यहाँ पर महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट खानदान का हुकूमत थी उनकी।
राजा गोविंद सुवम के दौर में हुकूमत काफ़ी बढ़ गई और कन्नौज से रामेश्वर तक फैल गई। इस तरफ ऊपर की तरफ आप लोग देखेंगे तो कन्नौज आएगा और नीचे अगर हम लोग जाते जाएंगे हिंदुस्तान के तो यहाँ पर रामेश्वरम जो है तो एक इलाका है, वहाँ तक इन लोगों की हुकूमत फैल गई थी। इसी तरह यहाँ पर शुमाली कोंकण में थाना, रायगढ़ और दूसरा जो जनूबी कोंकण का इलाका था, इसी तरह कोल्हापुर, सतारा, सांगली, बेलगाम ज़िला के कुछ हिस्सों पर जो है तो इन्होंने हुक्मरानी की थी। यहाँ पर बहुत सारे इलाके आप लोग देख भी सकते हैं, सोलापुर दिया हुआ है और थाना है, थाने देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरह सांगली, बेलगाम, कोल्हापुर, सतारा, इन इलाकों में जो कोंकण का जो पट्टा है लाल कलर का आप लोगों को नज़र आ रहा है, कोंकण रीजन देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, तो ये कोंकण पट्टा है। यहाँ पर सांगली वगैरह भी है, सतारा है, सोलापुर है। तो इन पट्टों के अंदर, इन इलाकों के अंदर यहाँ पर महाराष्ट्र के जो राष्ट्रकूट खानदान था, इन लोगों की यहाँ पर हुकूमत थी। जिस तरह से राष्ट्रकूट हुकूमत थी, चोल हुकूमत थी, इसी तरह शिवाजी महाराज से कब्ल के अहद में महाराष्ट्र में यादवों की हुकूमत भी थी। यादवों, औरंगाबाद से करीब देवगिरी यादवों की जो है तो वहाँ पर यादव आप लोग देख सकते हो नक्शे में, यहाँ पर ये यादव लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर यादवों की हुकूमत थी। यहाँ पर एक राजधानी थी इनकी देव, औरंगाबाद से करीब, औरंगाबाद एक इलाका है यहाँ पर महाराष्ट्र का, तो वहाँ से करीब एक देवगिरी का मुकाम था, तो देवगिरी को जो है तो उन्होंने राजधानी बनाए थे। इसी तरह कृष्णा नदी के परे अपनी हुकूमत को तोसी दी, यानी कृष्णा नदी के किनारे जो है तो उन्होंने अपनी हुकूमत को बढ़ाया। यादव खानदान का दौर हुकूमत मराठी ज़बान में जो है तो फला फूला, उन्होंने मराठी ज़बान को फैलाया यादवों की हुकूमत के अंदर। इस दौर में महाराष्ट्र में महानुभाव और वारकरी फ़िरक़ों को उरूज मिला। वारकरी फ़िरक़े की तस्वीर आप लोग देख सकते हैं। महानुभाव फ़िरक़ा भी है यहाँ पर, उसमें बहुत सारे साधु संत थे जिन्होंने इंसानियत पर जोर दिया और अच्छी तालीमात जो है तो लोगों तक पहुँचाई। अब हम यहाँ पर देखेंगे, हमारे सामने एक टॉपिक है शुमाल मगरबी जानिब से हमले। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि भारत का शुमाल मगरबी इलाका कौन सा है। शुमाल यानी कि ऊपर का और मगरबी यहाँ पर बाएं तरफ। तो शुमाल मगरबी यानी अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और आगे देखेंगे अगर हम लोग तो इस तरफ इराक वगैरह आते हैं इलाके, तो उस जानिब से किस तरीके से यहाँ पर हमले हुए भारत पर वो इसमें बताया जाएगा। तो दरमियानी ज़माना था, उस वक्त मशरिकी वस्ता में अरबों की हुकूमत कायम थी। यानी अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर इराक है और पर्शिया वगैरह लिखा हुआ है, तो इस जानिब यहाँ पर अरबों की, जो अरब लोग थे वहाँ उन लोगों की हुकूमत थी। 8वीं सदी ईस्वी में, 8वीं सदी में अरब सिपह सालार मोहम्मद बिन कासिम, आप लोग यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम की तस्वीर देख सकते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया। ये मुकाम आप लोग देख सकते हैं, भारत में सिंध का मुकाम है, यहाँ पर उसने हमला किया। इस हमले की बिना पर पहली मर्तबा अरबों का भारत से सियासी वास्ता पड़ा, यानी पहली मर्तबा जो है तो अरब वाले लोग यहाँ पर भारत में आए। इसके बाद के ज़माने में वस्त एशिया के तुर्क, अफ़गान, मुग़ल भारत आए और उन्होंने भारत में अपना इक़्तिदार कायम किया। यानी इस हमले के बाद अफ़गान लोग भी आए, मुग़ल राजा भी आए और तुर्क लोग भी आए, जिन्होंने यहाँ पर भारत में आकर बाद में हुकूमतें की। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है कि मोहम्मद बिन कासिम पहली मर्तबा जो है तो यहाँ पर भारत पर आए और हमला किए। तो मोहम्मद बिन कासिम के बाद यहाँ पर शुमाल मगरबी जानिब से और भी हमले यहाँ पर हुए, जैसा कि आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है सुल्तान महमूद, है ना। तो सुल्तान महमूद भी भारत में बाद में यहाँ पर आए। 11वीं सदी ईस्वी में तुर्कों ने हमले जब शुरू किए, उस वक्त की बात है ये। तो ये गजनी एक मुकाम है, वहाँ के सुल्तान थे सुल्तान महमूद, और वहाँ पर से वो भारत में आए और कई बार इन्होंने यहाँ पर भारत में हमले किए। बहुत सारे मंदिर थे, जैसे मथुरा का मंदिर, वृंदावन,
कन्नौज और सोमनाथ में बहुत सारे खुशहाल मनादिर थे। वहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी दौलतें थी, सोना चांदी वगैरह रहा होगा वहाँ पर। तो यहाँ से उन्होंने बहुत सारी दौलत लेकर वापस गए, यानी दौलत की जो है तो यहाँ से उन्होंने बहुत ज़्यादा लूट मार की। इस तरीके का जो है तो यहाँ पर सुल्तान महमूद गजनी जो है तो जब आए थे भारत पर हमले करने के लिए, तो ये वाक़यात यहाँ पर हुए हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे शुमाली हिंद के सुल्तान शाही, यानी शुमाली हिंद आप लोगों को मैं इससे पहले बता चुका हूँ। शुमाली हिंद का मतलब यहाँ पर है भारत का ऊपर का हिस्सा। तो शुमाली हिंद में सुल्तान शाही यानी सुल्तान जो शाही थे, सुल्तान राजा महाराजा लोग थे, उनकी हुकूमतें कितनी वक्त तक चली, कौन यहाँ पर आया, वो सब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो 1175 से लेकर 1178 में अफगानिस्तान के इलाके गौर के सुल्तान मोहम्मद गौरी ने भारत पर हमले किए। यहाँ पर देखिए महमूद गजनी अलग थे, मोहम्मद बिन कासिम अलग है और मोहम्मद गौरी अलग है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो मोहम्मद गौरी ने जो है तो यहाँ पर हमले किए भारत में शुमाली हिंद के ऊपर। इसी तरह भारत के फतेह किए हुए इलाकों की देखभाल के लिए उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को रखा। आप लोग बाजू में तस्वीर देख सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, ये वही कुतुबुद्दीन ऐबक है जिन्होंने कुतुब मीनार की जो है तो तामीर करवाई। तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी जो है तो यहाँ पर शुमाली हिंद में जो इलाके मोहम्मद गौरी ने कब्जा किए थे, उन इलाके को जो है तो संभालने का काम उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया। 1206 में मोहम्मद गौरी का इंतकाल हो जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक के पास जो इलाके थे, वो इलाकों की देखभाल जो करते थे कुतुबुद्दीन ऐबक, तो उन्होंने तमाम इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया और उस पर जो है तो हुकूमत करने लगे। दिल्ली पर जो है तो जाकर वो बादशाह बन गए। इसी के साथ साथ 1210 में फिर जो है तो कुतुबुद्दीन का इंतकाल हो जाता है और आगे हम लोग अब देखेंगे कि कुतुबुद्दीन के इंतकाल के बाद कौन से हालात जो है तो यहाँ पर पैदा होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन कौन यहाँ पर आया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शमसुद्दीन अल्तमश तख्त पर बैठे और शमसुद्दीन अल्तमश के बाद यहाँ पर रज़िया सुल्ताना, इसके बाद गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फ़िरोज़ तुगलक और फ़िरोज़ तुगलक के बाद इब्राहिम लोदी वग़ैरह जो सलातीन थे, जो सुल्तान थे, उन्होंने भारत पर हुकूमत की। इब्राहिम लोदी जो है तो आखिरी सुल्तान थे। यहाँ पर आप लोग इब्राहिम लोदी की तस्वीर देख सकते हैं। ये जो है तो भारत के सुल्तान जो थे दिल्ली के सलातीन, उनमें जो है तो ये आखिरी सुल्तान थे। पंजाब के सूबेदार थे एक दौलत खान। दौलत खान की तस्वीर ये है, दौलत खान। दौलत खान जो है तो पंजाब के सूबेदार थे। उन्होंने काबुल के मुग़ल हुक्मरां बाबर को इब्राहिम लोदी के खिलाफ जंग पर आमादा किया। बाबर आप तस्वीर देख सकते हैं, दौलत खान ने बाबर को बुलाया किसके खिलाफ लड़ने के लिए, इब्राहिम लोदी के लिए। और बाबर जो है तो हिंदुस्तान आए, इन्होंने इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी और इसके साथ ही साथ भारत के जो आखिरी अहद सलातीन के जो सुल्तान थे इब्राहिम लोदी, और भारत का जो अहद सलातीन था वो यहाँ पर पूरा ख़त्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अलग अलग और हुकूमतें जो है तो भारत में कौन कौन सी यहाँ पर आई। यहाँ पर बताने का मकसद सिर्फ ये है कि दौलत खान ने जो है तो इब्राहिम लोदी को बुलाया इसलिए कि उनकी हुकूमत ख़त्म हो और दौलत खान जो है तो खुद हुकूमत करे। इसके लिए जो है तो उन्होंने मुग़ल बादशाह बाबर को जो है तो बुलाया काबुल से। ये आपको याद रखना है। अब हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं विजयनगर की हुकूमत, है ना। तो विजयनगर की जो हुकूमत थी, दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद तुगलक के दौर हुकूमत में दिल्ली के जो मरकज़ी इक़्तिदार के ख़िलाफ़ जुनूब में बगावत बुलंद हुई, जिसकी बिना पर विजयनगर और बहमनी की दो ताकतवर हुकूमतों का उरूज हासिल हुआ, है ना। आप लोगों को बात याद रखना है कि दिल्ली के जो सुल्तान थे मोहम्मद तुगलक, उनके दौर में हुकूमत में उनका दौर हुकूमत जो था उसमें दिल्ली की जो मरकज़ी इक़्तिदार था वो दो हिस्सों में बढ़ गया था। इस वजह से विजयनगर और बहमनी सल्तनत ये दो अलग अलग हुकूमतें जो है तो
बनी। जुनूबी हिंद में दो भाई थे, एक का नाम था हरिहर और दूसरे का नाम था बुक्का। तो हरिहर और बुक्का ने दोनों ने मिलकर 1336 में, है ना, सन 1336 ईस्वी में विजयनगर की हुकूमत कायम की। जो विजयनगर हुकूमत मौजूदा कर्नाटक का शहर हिम्पी, हिम्पी जो शहर है कर्नाटक का, आप लोग विजयनगर हुकूमत यहाँ पर देख सकते हैं, ऊपर और नीचे वही तस्वीर दी गई है। तो ये विजयनगर सल्तनत की तस्वीर है। तो हिम्पी को जो है तो विजयनगर की उन्होंने, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हिम्पी भी जो है तो बताया गया है, रायचूर और नीचे लिखा हुआ है हिम्पी। तो ये हुकूमत की जो है तो विजयनगर हुकूमत की ये राजधानी थी। इसके जो सबसे अहम राजा हम कहेंगे वो थे कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय 1509 में विजयनगर तख्त पर बैठे और उन्होंने विजयवाड़ा और राजमहेंद्री के इलाके जीतकर अपनी हुकूमत में शामिल किए। कृष्णदेवराय एक आलिम थे, यानी बहुत ज़्यादा इल्म जानते थे। उन्होंने तेलुगु ज़बान में सियासी मौजू पर, यानी पॉलिटिकल इशू के ऊपर आमुक्त मालियादा नामी किताब जो है तो उन्होंने लिखी। कृष्णदेवराय ने और भी बहुत सारे उन्होंने काम करवाए। उनके दौर में मनादिर वगैरह बनाए गए, विट्ठल मंदिर, राम मंदिर जो विजयनगर में थे वो तमाम उन्होंने जो है तो बनाने का काम किया। कृष्णदेवराय का इंतकाल जो है तो 1530 में हुआ, यानी लगभग उन्होंने 21 साल तक जो है तो हुकूमत की विजयनगर के ऊपर। तो ये बातें थी हमारी विजयनगर सल्तनत के बारे में। अब हम आगे देखने जा रहे हैं बहमनी सल्तनत। यहाँ हम लोगों के सामने अब बताता हूँ मैं आप लोगों को बहमनी सल्तनत के बारे में कि 1347 में एक नई हुकूमत का वजूद में आई एक नई हुकूमत। इस नई हुकूमत को बहमनी सल्तनत कहा जाता है और हसन गंगू इस सल्तनत के पहले सुल्तान थे। उन्होंने कर्नाटक के गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाई, है ना। बहमनी सल्तनत जो है तो जो उसके सरदार थे पहले वो थे हसन गंगू। उन्होंने जो है तो बहमनी सल्तनत की जो है तो बुनियाद डाली और कर्नाटक में जो है तो उन्होंने, कर्नाटक के अंदर जो गुलबर्गा था शहर, उसको जो है तो अपनी राजधानी उन्होंने बनाई। इसके बाद हम देखेंगे महमूद गांवा के बारे में। बहमनी सल्तनत के ही जो है तो राजा है महमूद गांवा। महमूद गांवा बहमनी सल्तनत के वजीर आज़म थे। उन्होंने माशी तौर पर सल्तनत को मजबूत किया, फौजियों को नकद तनख्वाह देने की शुरुआत की, साथ ही साथ ज़मीन के महसूलात का जो इंतज़ाम था उसमें भी जो है तो उन्होंने इस्लाह की, यानी उसमें भी जो है तो उन्होंने सुधार किया। तो महमूद गांव को अगर हम एक देखेंगे तो बहमनी सल्तनत के एक, यानी सुधार पैदा करने वाले, अच्छे अच्छे कामों को करने वाले जो है तो वज़ीर आज़म थे वो बहमनी सल्तनत के। और महमूद गांवा के बाद बहमनी सल्तनत के सरदारों के अंदर फूट पड़ गई, ग्रोह में बढ़ गई बहमनी सल्तनत। और बहमनी सल्तनत और विजयनगर की हुकूमत के दरमियान होने वाले तसादुम के बुरे असरात मुरत्तब हुए। मुख्तलिफ इलाकों के अफसरान खुद मुख्तार होते चले गए, बहमनी सल्तनत तकसीम होती चली गई। और फिर बाद में यही सल्तनत बरार की अमाद शाही, बैदर की बुरीद शाही, बैजापुर की आदिल शाही हुकूमत, अहमदनगर की निज़ाम शाही हुकूमत और गोलकुंडा की कुतुब शाही हुकूमत, इन 5 टुकड़ों में जो है तो बहमनी सल्तनत बाद में बट गई। ये सब बातें जो है तो बहमनी सल्तनत के बारे में थी। जो आप लोगों को मोटी मोटी बातें याद रखना है वो यही है कि हसन गंगू ने जो है तो इसकी शुरुआत की, बुनियाद डाली, और महमूद गावा जो है तो इसके अहम जो है तो राजा थे। ये बातें आप लोगों को याद रखना है। अब हम देखेंगे मुग़ल हुकूमत के बारे में। आप लोगों ने मुग़ल नाम बहुत मर्तबा सुना होगा, तो मुग़ल राजाओं के बारे में अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। 1526 में दिल्ली सलातीन जो थे उनका खात्मा हो जाता है और उसके बाद वहाँ पर मुगलिया हुकूमत की जो है तो बुनियाद पड़ती है। जैसा कि आप लोगों को बताया था मैं कि दौलत खान ने जो है तो इब्राहिम लोदी को शिकस्त देने के लिए बाबर को यहाँ पर बुलाए थे। तो वहीं से फिर जब वो बाबर यहाँ पर आते हैं तो उसके बाद से जो है तो यहाँ पर हमला बार बार करके यहाँ पर अपनी हुकूमत को जो है तो फैलाने का काम शुरू करते हैं। बाबर मुग़ल हुकूमत की बुनियाद डालने वाले, इनका पूरा नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर।
और वो वस्ती एशिया में मौजूदा उज़्बेकिस्तान के फ़रगाना नामी रियासत के हुक्मरां थे, है ना। वस्ती एशिया यानी बीच का जो एशिया है हमारा बर आज़म, वहाँ पर एक उज़्बेकिस्तान का इलाका है, वहाँ पर एक फ़रगाना रियासत थी, तो वहाँ पर वो हुकूमत करते थे, वहाँ के हुक्मरां थे। और भारत की जो बेपनाह दौलत थी वो देखकर, और दौलत खान ने जब उनको यहाँ पर बुलाया था, दौलत खान लोधी ने, तो इस वजह से वो यहाँ पर आए थे, ये आप लोगों को पता है। इसी तरह 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोधी और बाबर के दरमियान जंग होती है पानीपत के मुकाम पर। इस जंग में बाबर ने भारत में सबसे पहले तोप खाने का इस्तेमाल किया, यानी जब दौलत खान ने बाबर को बुलाया था इब्राहिम लोधी के खिलाफ लड़ने के लिए, तो इब्राहिम लोधी और बाबर के दरमियान लड़ाई होती है 21 अप्रैल 1526 को, और इस जंग के अंदर बाबर जो है तो जीत जाते हैं। उन्होंने इब्राहिम लोधी की फ़ौज को शिकस्त दे दी, तोप खाने का मौसर इस्तेमाल किया। इसी को पानीपत की पहली लड़ाई कहा जाता है। सवाल यहाँ पर बन सकता है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई, तो जवाब ये रहेगा कि 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई हुई। इस लड़ाई के बाद मेवाड़ के राणा सांगा ने राजपूतों को मुत्तहिद किया। बाबर और राणा सांगा के दरमियान भी जो है तो खानुआ के मुकाम पर लड़ाई हुई। यहाँ पर भी बाबर ने तोपखाने का अच्छा इस्तेमाल किया और राणा सांगा की फ़ौज को शिकस्त हुई। 1530 में जो है तो बाबर का इंतकाल हो जाता है। वही बाबर जिन्होंने मुग़ल हुकूमत की जो है तो भारत में बुनियाद डाली थी, उनका यहाँ पर इंतकाल हो जाता है। तो ये बातें आप लोगों को याद रखना है कि किस तरीके से मुग़ल राजाओं की भारत में एंट्री हुई और उन्होंने फिर आगे किस तरीके से अपनी हुकूमत को बढ़ाया। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि बाबर के बाद हुमायूं 1530 से 1539 और 1555 से 1556 तक तख्त नशीन हुए। हुमायूं अलग अलग दौर में, हुमायूं को शेरशाह सूरी ने शिकस्त दी और दिल्ली के तख्त पर सूरी ख़ानदान की हुकूमत कायम की। हुमायूं के बाद अकबर 1556 से 1605 तक तख्त नशीन हुए। अकबर और हुमायूं के दरमियान पानीपत के मुकाम मैदान में 1556 में लड़ाई हुई। इसे पानीपत की दूसरी लड़ाई कहा जाता है। आप लोगों को याद रखना है कि पानीपत की ये दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी और पहली लड़ाई कब हुई थी, 1526 में हुई थी। ये फ़र्क है, आप लोगों को याद रखना है। इसे पानीपत की दूसरी लड़ाई कहा जाता है। अकबर की बड़ी ख्वाहिश थी कि पूरे भारत को एक ही अमलदारी के तहत लाया जाए, यानी पूरे भारत पर जो है तो कब्ज़ा किया जाए और यहाँ से हुकूमत चलाई जाए। अकबर के बाद जहांगीर 1605 से 1628 तक शहंशाह बने। इनके दौर हुकूमत में इनकी मलका नूरजहाँ ने मौसर कारहायनुमा अंजाम दिए। जहांगीर के बाद शाहजहाँ बने। शाहजहाँ के बाद औरंगज़ेब, और औरंगज़ेब के इंतकाल के बाद जो है तो मुग़ल हुकूमत जो है तो ज़वाल पजीर हो गई। आप लोगों को यहाँ पर तरतीब से दिए गए हैं मुग़ल राजा बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगज़ेब, ये तमाम जो है तो यहाँ पर अलग अलग जो है तो राजा महाराजा दिए गए हैं। तो आप लोगों को ये सब बातें याद रखना है। यहाँ पर अकबर और हेमू लिखा हुआ है, अकबर और हुमायूं मत समझना, हुमायूं अलग है और हेमू जो है तो अलग है। यही बातें जो है तो यहाँ पर बताई गई है। अकबर बादशाह के बारे में भी बहुत सारी बातें मशहूर हैं कि वो बहुत काबिल थे, बासलाहियत थे और पूरे भारत को उन्होंने संभाल कर रखने के लिए जो है तो कोशिश की। इसी के साथ साथ राणा प्रताप, चांद बीबी, रानी दुर्गावती वगैरह ने जो है तो अकबर के खिलाफ जो लड़ाइयाँ की वो भी जो है तो काबिल ज़िक्र है, जिनके बारे में अब हम आगे देखेंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे महाराणा प्रताप के बारे में और उसके बाद देखने जाएंगे हम लोग चांद बीबी के बारे में। तो महाराणा प्रताप आप लोगों ने नाम सुने होंगे और टीवी पर भी बहुत सारे सीरियल जो है तो महाराणा प्रताप के बताए जाते हैं। उदय सिंह के मौत के बाद महाराणा प्रताप मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। मेवाड़ का इलाका आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोगों के सामने मेवाड़ रीजन लिखा हुआ है। ये जो है तो गद्दी पर यहाँ पर बैठे महाराणा प्रताप अपनी हुकूमत
यानी कि मेवाड़ की बका के लिए उन्होंने मुसलसल जद्दोजहद की और अकबर से जो है तो आखिरी दम तक जो है तो वो लड़ते रहे, अकबर बादशाह से। और अपनी बहादुरी और हौसलामंदी, खुददारी, ये सब उनके अंदर औसाफ थे। इससे वो जो है तो महाराणा प्रताप याद किए जाते हैं। आप लोगों को याद रखना है कि मेवाड़ के जो राजा थे वो थे महाराणा प्रताप। अब हम देखेंगे दूसरा चांद बीबी के बारे में। 1595 ईस्वी में मुगलों ने निज़ाम शाही की जो राजधानी थी, जैसा कि मैं आप लोगों को बताया कि वह बढ़ गई थी, उसमें से एक हिस्सा था निज़ाम शाही का। निज़ाम शाही की जो राजधानी थी अहमदनगर, वहाँ पर मुगलों ने हमला कर दिया। मुगल फौज ने अहमदनगर के किले का मुहासरा कर लिया। अहमदनगर आप लोग यहाँ नक्शे में देख सकते हैं, उसका किला भी देख सकते हैं। यहाँ पर किले का मुहासरा कर लिया, यानी किले को घेर लिया। चांद बीबी ने नहायत बहादुरी के साथ जो है तो लड़ते हुए अहमदनगर के किले की हिफाजत की। ये आप लोगों को याद रखना है कि अहमदनगर के निज़ाम शाह की जो बहादुर बेटी थी चांद बीबी, उन्होंने जो है तो अहमदनगर के किले की हिफाजत की। इसी दौरान निज़ाम शाही सरदारों में नाइत्तेफाकी पैदा हो गई और यानी आपस में जो है तो फूट पड़ गई, और इस नाइत्तेफाकी की वजह से चांद बीबी को जो है तो कत्ल कर दिया गया। चांद बीबी के कत्ल के बाद मुगलों ने अहमदनगर के किले को फतेह कर लिया, लेकिन वो मुकम्मल निज़ाम शाही सल्तनत पर कब्जा नहीं जमा सके। तो इस तरीके से चांद बीबी का जो है तो कत्ल होता है। ये बड़ी बहादुर थी, ये बातें आप लोगों को याद रखना है। अब हम देखेंगे रानी दुर्गावती के बारे में। विदर्भ का जो मशरकी हिस्सा था महाराष्ट्र के अंदर, अगर हम देखेंगे विदर्भ का मशरकी हिस्सा, इसके शुमाल में मध्य प्रदेश का हिस्सा, यानी ऊपर की जानिब मध्य प्रदेश का हिस्सा, मौजूदा छत्तीसगढ़ आप लोग देख सकते हैं ये इलाका। इसी तरह आंध्र प्रदेश का शुमाली हिस्सा, यानी आंध्र प्रदेश ये है, इसका शुमाली हिस्सा यानी ऊपर का हिस्सा। इसी तरह उड़ीसा का मगरबी हिस्सा यानी बाजू वाला हिस्सा। इसी तरह गोंडून का तौसी इलाका था। ये तमाम इलाकों पर राजपूतों के चंदेल खानदान में पैदा होने वाली दुर्गावती की जो शादी थी, दुर्गावती की शादी के बाद गोंडून की रानी बनी। गोंडवन एक इलाका है, वहाँ की वो रानी बनी। उन्होंने उम्दा तरीके से यहाँ पर हुक्मरानी की। अहद वस्ता की तारीख में मुगलों के खिलाफ रानी दुर्गावती की जंग बड़ी अहमियत की हामिल है। अपने शौहर की मौत के बाद दुर्गावती ने अकबर से लड़ते हुए अपनी जान दे दी, लेकिन इनकी पनाह में जाना जो है तो उन्होंने गवारा नहीं किया, है ना। अकबर से जो है तो लड़ती हुई जो है तो वो अपनी जान उन्होंने गवा दी। अकबर एक मसलहत अंदेश और बेदार मगज हुक्मरां थे। इनकी मजहबी हिकमत अमली कुशादा और रवादारी पर मबनी थी, और उन्होंने एक दीन इलाही नामी मज़हब भी कायम किया था, और इस मज़हब को कबूल करने पर किसी के ऊपर उन्होंने सख्ती नहीं की थी। तो ये बातें थी यहाँ पर रानी दुर्गावती के बारे में और अकबर के बारे में। ये बातें आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे औरंगज़ेब के बारे में। औरंगज़ेब जो है तो शाहजहाँ के बेटे थे, और जब औरंगज़ेब तख्त पर बैठे तो इस वक्त मुगलिया हुकूमत शुमाल में कश्मीर से लेकर जुनूब में अहमदनगर तक जो है तो फैली हुई थी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऊपर कश्मीर और दरमियान में महाराष्ट्र में यहाँ पर आएगा अहमदनगर। तो यहाँ तक उनकी हुकूमत जो है तो फैली हुई थी। औरंगज़ेब ने अपने अहद में मशरकी जानिब के आसाम आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और जुनूबी जानिब के बैजापुर के आदिल शाही और गोलकुंडा की कुतुब शाही हुकूमतों का खात्मा करके इनके इलाकों को अपनी हुकूमत में ज़म कर लिया था। यह आप लोगों को याद रखना है कि उन्होंने कुतुब शाही हुकूमतों का भी खात्मा किया, आदिल शाही हुकूमतों का भी खात्मा किया, और उनके जो इलाके थे उन इलाकों को अपनी हुकूमत में उन्होंने शामिल कर लिया। यहाँ पर आप लोग अहमदनगर देख सकते हैं, और बहुत सारी जो है तो यहाँ पर जो इलाके बताए गए हैं कश्मीर से लेकर पूरा अहमदनगर वगैरह, तो ये तमाम बातें यहाँ पर बताई गई हैं। अब हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं आहूमों से लड़ाई।
13वीं सदी ईस्वी में, यानी कि 13वीं सदी ईस्वी का हम लोग मतलब समझेंगे यहाँ से कि 1201 से लेकर 1300 तक, है ना, 1201 से लेकर 1300 तक, यानी कि 13वीं सदी जो है तो ये 100 साल। इसमें शान नामी फिरके के लोग ब्रह्मपुत्र नदी की वादी में रिहाइश पजीर हुए थे। ब्रह्मपुत्र नदी, ये देखिए यहाँ से जो है तो ब्रह्मपुत्र नदी है, तो यहाँ इस नदी में जो है तो लोग रिहाइश पजीर थे, शान नामी फिरके के लोग। यहाँ उन्होंने अपना इक़्तिदार कायम किया। मुकामी लोग इन्हें आहूम कहते थे। ये जो शान फिरके के लोग थे, इन लोगों को यहाँ पर लोग आहूम कहते थे। औरंगज़ेब की दौर हुकूमत में आहूम तवील अरसे तक मुगलिया हुकूमत से बरसरे पैकार रहे। मुगलों ने आहूमों के इलाकों पर हमले किए, है ना। मुगलों और आहूमों के दरमियान कई लड़ाइयाँ हुई और गदाधर सिंह की क़यादत में, है ना, गदाधर सिंह की क़यादत में आहूम मुत्तहिद हो गए थे, यानी एक साथ मिलकर लड़ रहे थे। फौज के कमांडर लाछत बड़फुकन ने मुगलों के खिलाफ सख्त जद्दोजहद की। आहूमों ने मुगल फौज के खिलाफ गोरिल्ला जंग, यानी कि पहाड़ों पर चढ़कर छुपकर जंग करना, लड़ना, ये जो है तो उन्होंने जंग का इस्तेमाल किया और इस तरीके से उन्होंने मुगलों को आसाम में हुकूमत करने के लिए जो है तो मौका नहीं दिया। आसाम का इलाका ये है, यहाँ पर जो है तो ब्रह्मपुत्र की जो नदी है वहाँ पर किनारे उन वादी में, ब्रह्मपुत्र नदी की वादी में जो है तो ये आहूम रहा करते थे। तो आसाम में इन लोगों ने यहाँ पर मुगलों को हुकूमत करने का मौका नहीं दिया। अब हम यहाँ पर देखेंगे सिखों से लड़ाई, है ना। गुरु गोविंद सिंह ने अपने पैरों, जो उनके चाहने वाले थे, उनको मुत्तहिद किया और इन जंगजुआना रुझान को जो है तो उनको बढ़ावा दिया। उन्होंने जंगजू सिख जवानों की एक जमात भी तैयार की जिसे खालसा जमात कहते थे और आनंदपुर इनका अहम मरकज़ था। तो आप लोगों को ये बात याद रखना है कि जब औरंगज़ेब की कुछ बातों पर गुरु तेग बहादुर ने, है ना, कुछ उनके दरमियान बातें हुई जो बर्दाश्त नहीं कर पाए गुरु तेग बहादुर, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, औरंगज़ेब ने उन्हें कैद कर लिया। सिखों के 9वें गुरु थे ये, गुरु तेग बहादुर सिंह, ये सिखों के 9वें गुरु थे और उन्हें औरंगज़ेब ने कैद कर लिया। कुछ बात इन दोनों के बीच में हो गई थी नापसंदीदगी वाली, जिसका अपोज किया था गुरु तेग बहादुर ने। तो इस पर जो है तो औरंगज़ेब ने उन्हें कैद कर लिया 1675 में और उनका सर कलम करवा दिया। इनके बाद गुरु गोविंद सिंह, जैसा कि आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं, तस्वीर जो है तो गुरु गोविंद सिंह की है, तो उन्होंने, वो जो है तो सिखों के रहनुमा बने और फिर उन्होंने सिखों को एक साथ जमा किया, फिर एक जमात बनाई जिसे जो है तो खालसा जमात कहते थे। उस जमात के अंदर बहुत सारे सिख नौजवान थे और उन्होंने जो है तो एक जमात तैयार की जो औरंगज़ेब के खिलाफ जो है तो लड़ते थे। इस तरीके से लड़ाई चलती रही और सिखों ने बहुत मुज़ाहमत वो करते रहे लेकिन नाकाम रहे। और इसके बाद गुरु गोविंद सिंह ने जो है तो जुनूब की तरफ वो चले गए। 1708 में नांदेड़ के मुकाम पर इन पर हमला हुआ और उसमें जो है तो ये भी, इनका भी जो है तो इंतकाल हो गया। तो मुगलों और सिखों के दरमियान यहाँ पर लड़ाई का जो है तो जिक्र किया गया है। अब हम देखेंगे राजपूतों से लड़ाई। अकबर ने अपने दोस्ताना रवैये की बुनियाद पर राजपूतों का ताउन हासिल कर लिया था, लेकिन अकबर के बाद जब औरंगज़ेब आए तो उनको वो ताउन नहीं मिल पाया राजपूतों से। और मारवाड़ का जो इलाका था, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर मारवाड़ का इलाका, तो मारवाड़ के इलाके में राणा जसवंत सिंह के मौत के बाद औरंगज़ेब ने इसकी रियासत को अपनी हुकूमत में ज़म कर लिया था। और जसवंत सिंह की जो है तो आप लोग तस्वीर भी देख सकते हैं। फिर इनके जो कमसीन बेटे थे अजीत सिंह को मारवाड़ की गद्दी पर बैठा दिया गया। दुर्गादास ने मुग़लों के खिलाफ जद्दोजहद की। फिर शहज़ादा अकबर जो औरंगज़ेब के बेटे थे वो खुद राजपूतों से जाकर मिल गए। फिर औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ उन्होंने बगावत भी कर दी शहज़ादा अकबर ने।
तो ये तमाम चीज़ें जो है तो राजपूतों से लड़ाई के अंदर भी जिक्र होता है कि औरंगज़ेब ने किस तरीके से राजपूतों से लड़ाई की, और अकबर के टाइम जो है तो राजपूत किस तरीके से अ, अकबर के साथ थे, यानी मुगलों के साथ थे, उनका ताउन किया करते थे। यही बात जो है तो यहाँ पर बताई गई है। आप लोगों को मारवाड़ का इलाका दिखाया गया है, साथ ही साथ जसवंत सिंह की तस्वीर भी जो है तो बताई गई है। ये एक राजपूत राजा थे। तो यही बातें जो है तो आप लोगों को याद रखना है यहाँ पर। अब हम इसके बाद देखेंगे, सिखों से लड़ाई देख ली हम लोगों ने मुगलों की, और राजपूतों से लड़ाई देख ली है। अब हम देखेंगे मराठों से लड़ाई। महाराष्ट्र के अंदर शिवाजी महाराज की क़यादत में स्वराज का क़याम अमल में आया। शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में स्वराज हुकूमत का क़याम किया, मराठा हुकूमत की जो है तो बुनियाद डाली। स्वराज कायम करने में उन्हें दीगर दुश्मनों के अलावा मुगलों से भी जो है तो लड़ना पड़ा, है ना। मुगलों से भी जो है तो उनकी लड़ाई हुई, और इनकी मौत के बाद पूरा जनूबी भारत फतेह करने के मकसद से औरंगज़ेब दक्कन में दाखिल हुए। औरंगज़ेब की तस्वीर है यहाँ पर। जब शिवाजी महाराज का इंतकाल हो गया तो औरंगज़ेब जो है तो जनूबी भारत यानी नीचे का जो भारत का हिस्सा आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसे फतेह करने के लिए जो है तो वो आए। लेकिन मराठों ने सख्त जद्दोजहद की और अपनी आज़ादी की जो है तो उन्होंने हिफाजत की। आगे हम लोग और भी बहुत सारी तफसील आगे आने वाले असबाक में सब है, मराठा लोगों के, मराठा हुकूमत के बारे में, और मराठा सल्तनत की तौसी किस तरीके से हुई, पेशवाई जो पेशवा थे वो कैसे कौन कौन आए, किस तरीके से हुकूमत जो है तो इनकी बढ़ी, वो तमाम बातें जो है तो आगे असबाक में दिए गए हैं। तो ये सबक यहाँ पर हमारा लगभग ख़त्म होता है। सरसरी तौर पर हम लोगों ने यहाँ पर शिवाजी महाराज से पहले तमाम हुकूमतों के बारे में देखा। वो आप लोगों को याद रखना है कि कौन कौन सी हुकूमतें जो है तो यहाँ पर थी। जैसे विजयनगर हुकूमत थी, बहमनी सल्तनत थी, मुग़ल हुकूमत आई, फिर मुग़ल हुकूमत ने फिर किस तरीके से किन के साथ जो है तो उनकी लड़ाई हुई, और किन लोगों ने उनके खिलाफ लड़ाई की। ये तमाम बातें जो है तो इस सबक में बताई गई है। ये बातें आप लोगों को याद रखना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सबक पूरा समझ में आया होगा। इंशाअल्लाह ताला अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।